हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने अल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था, अल्ट्रेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सुडेशन के बारे में। ठीक है, तो एक्सुडेशन क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस इसकी रहती हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सुडेशन का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल से जो फ्लूइड है या प्लाज्मा प्रोटीन्स है और ल्यूकोसाइट्स हैं, ये बाहर निकलकर जो इंजर्ड टिश्यू होंगे वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका पर्पस क्या रहता है, तो जो हार्मफुल एजेंट्स होंगे उसको डिस्ट्रॉय करना और जो हीलिंग होगा उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, अब इसमें कौन कौन से इवेंट्स रहते हैं जो एक्सुडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले वेसोडाइलेशन। ठीक है, वेसोडाइलेशन मतलब जो हिस्टामिन और जो नाइट्रिक ऑक्साइड रहते हैं, इनके इफेक्ट से क्या होगा, जो आर्टरियोल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। अब जब आर्टरियोल डायलेट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो अफेक्टेड एरिया होगा, अफेक्टेड एरिया में वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वहाँ पे रेडनेस है, हीट है, ये जैसे सिम्टम्स वहाँ पे अपीयर होंगे। ठीक है, सेकेंड है इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी। तो जो कैपिलरीज होंगे, कैपिलरीज की परमेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे वो फ्लूइड से बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट। इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट का फॉर्मेशन करना में इनका पर्पज रहता है। ठीक है, जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होते हैं टिश्यू में एकोमुलेट होकर वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होंगे उनका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यही फ्लूइड क्या करते हैं, स्वेलिंग जो रहेगी, ट्यूमर जिसको कहते हैं, उसका मेन कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले और जो बाद में माइक्रोफेजेज होंगे, दोनों ब्लड वेसल से निकलकर वहाँ पे इंजर्ड टिश्यू तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो इस जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में माइग्रेशन, फिर रोलिंग, फिर एडेशन, फिर डायपिडेसिस, ठीक है, फिर कीमोटैक्सिस मूवमेंट आते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसीलिए इनका मेनली फंक्शन देखा जाए क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और जो डेड सेल होंगे उनको फेगोसाइटोसिस करना। ठीक है, तो चाहे वो ल्यूकोसाइट्स में मेनली न्यूट्रोफिल्स हो गए और तुम्हारी माइक्रोफेजेज हो गए, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज की हम बात करते हैं प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन क्या होता है, प्रोलिफरेशन स्टेज में क्या होगा, वहाँ पे टिश्यू रिपेयरिंग कह सकते हैं। ठीक है, जो रिपेयरिंग पार्ट होता है, जो कोई इन्फ्लामेशन होगा एक, तो ये क्या रहेगा, इन्फ्लामेशन की सबसे लास्ट स्टेज रहेगी। इसमें क्या होगा, जो हीलिंग होगी और जो टिश्यू रिपेयरिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो डैमेज्ड टिश्यू होंगे वो उनकी जगह क्या होगी, वहाँ पे नए टिश्यूज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी इवेंट्स रहती हैं, तो सबसे पहले की बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। तो फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स रहती हैं वो क्या होंगी, वहाँ पे उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, जब नंबर इंक्रीज होगा तो ये कोलेजन होंगे और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उसको बना करके क्या करेंगे, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस में क्या होता है, जो हीलिंग टिश्यूज होंगे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देने के लिए क्या होगी, न्यू सेल्स, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। और जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहते हैं, एडिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक ठीक है, एंजियोजेनेसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा वहाँ पे, कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन सिंथेसिस क्या होती है, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो क्या करेंगे, कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे जो टिश्यू है, टिश्यू की स्ट्रेंथ और सपोर्ट वहाँ पे कह सकते हैं मिलेगा टिश्यू को। ठीक है, स्ट्रेंथ उसको मिलेगी, सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन का मतलब होगा अगर कोई टिश्यूज है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए तो क्या होता है, जो कोलेजन होंगे वो लार्ज अमाउंट में वहाँ पर अकोमोलेट होकर स्कार का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यही जो स्कार हीलिंग रहेगा इसका लास्ट कह सकते हैं इस पार्ट रहता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोलिफरेशन में क्या होगा, सबसे पहले फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होगा, फिर वहाँ पे एंजियोजेनेसिस होगी, इसके बाद
कोलेजन सिंथेसिस और फिर लास्ट में यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केमिकल मीडिएटर्स इन इन्फ्लामेशन। कौन कौन से जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो इन्फ्लामेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स होंगे जो इन्फ्लामेशन में आज बायोलॉजिकली एक्टिव केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इंजरी है या इन्फेक्शन है उसके बाद वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को इनिशिएट करके उनको रेगुलेट करके उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये मीडिएटर्स में ली जैसे बहुत सारे मास्ट सेल हो गए, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ये रिलीज होंगे तो इनके कारण क्या होगा, वहाँ पे वेसोडाइलेशन होगा या फिर वहाँ पे वेसोडाइलेशन के अलावा वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने के अलावा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेज हो सकते हैं या फिर ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हो सकता है। ये सारी कंडीशंस वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मीडिएटर्स रहते हैं जिनमें अब जिसमें सबसे पहले पार्ट रहता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन एक कह सकते हैं एक सबसे ये बेसो एक्टिव मीडिएटर होता है। ये जो इंजरी है, एलर्जिक रिएक्शन होगा उसके तुरंत बाद वहाँ पे रिलीज होगा और वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करता है। ठीक है, हिस्टामिन ये और हिस्टामिन ये निकलता कहाँ से, प्रोड्यूस कौन करता है, तो जो हमारी मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल क्या करेंगी, वहाँ पे हिस्टामिन का प्रोडक्शन करेंगी। इसके अलावा बेसोफिल्स भी स्मॉल अमाउंट में हिस्टामिन रिलीज करती हैं या फिर जो प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, वहाँ पे स्मॉल अमाउंट पे रिलीज करती हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो हमारी मास्ट सेल होती हैं वो रिलीज करती हैं। अब उसके फंक्शन की बात की जाए, क्या क्या फंक्शंस रहता है, ये क्या हो गए, इनके सोर्स हो गए। अब हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में सबसे पहला है वेसोडाइलेशन। तो वेसोडाइलेशन का मतलब हुआ जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो हिस्टामिन क्या करेगा, जो आर्टरियोल्स होता है उनको डायलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जब डायलेट हो जाएगा वहाँ पे तो क्या होगा, ब्लड फ्लो जो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो अफेक्टेड फ्लो होता है वो अफेक्टेड एरिया में ब्लड का वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे वहाँ पे जो रेडनेस है या फिर जो हीट की कंडीशन है वो अपीयर वहाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो जो हिस्टामिन होगा ये क्या करता है, कैपिलरी के जो एंडोथेलियल सेल्स होंगी उनके बीच में ये क्या करेगा, वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स और फ्लूइड के टिश्यू को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बीच में गैप क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो गैप क्रिएट हो जाएगा तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या फ्लूइड्स होता है वहाँ पे कह सकते हैं निकलने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग है या फिर इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट होगा, उसका फॉर्मेशन वहाँ पे होगा जाके। नेक्स्ट है ब्रेडिकाइन। तो ब्रेडिकाइन का मेनली अगर देखा जाए ये क्या करता है, तो प्लाज्मा डेरिवेटिव डेराइव कह सकते हैं इन्फ्लामेटरी, ये भी मीडिएटर से रहता है। ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन के टाइम पे जो काइनिन सिस्टम होता है उससे बना होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली पेन को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पे माना जाता है। ठीक है, ब्रेडिकाइन तो इसमें मेनली कौन कौन से फंक्शंस इसके रहते हैं, तो प्रोड्यूसेस पेन। तो सबसे पहले क्या करता है, पेन को प्रोड्यूस करने के लिए पेन रिसेप्टर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जब वहाँ पे क्योंकि होता क्या है, ब्रेडिकाइनिन क्या करता है, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा। जब पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तो उस कंडीशन में वहाँ पर कह सकते हैं इन्फ्लामेशन या फिर पेन फील होता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया हमारा पेन। तो पेन का कारण भी क्या रहता है, वहाँ पे वेसोडाइलेशन रहता है। ठीक है, तो वेसोडाइलेशन से क्या होता है, वेसोडाइलेशन से जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में वहाँ पे डायलेशन काज करता है। ठीक है, जब डायलेशन काज करेगा जिससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। तो हम बात कर चुके हैं, जो ब्रेडिकाइनिन होगी ये क्या करता है, वहाँ पे वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है,
और इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी, ठीक है। तो जैसे मान लिया कहीं वैस्कुलर परमिबिलिटी होगा, जब उसको बढ़ाएगा तो वहाँ पे स्वेलिंग भी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन भी जो अराकिडोनिक एसिड अरेड कह सकते हैं, वहाँ पे जो अराकिडोनिक एसिड होता है, तो अराकिडोनिक एसिड को ये क्या करेगा, उसकी मेटाबॉलिज्म को बनने वाले जो वहाँ पे लिपिड मेटा मीडिएटर्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, वहाँ पे इन्फ्लामेशन के टाइम पे पेन, फीवर और वेसोडाइलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के? तो सबसे पहले पेन, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है पेन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ा देने का काम करता है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे अगर स्लाइटली स्टिमुलस भी मिलता है तो ज़्यादा वहाँ पे पेन फील होता है, ठीक। नेक्स्ट हो गया फीवर। फीवर में क्या होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पर वर्क करता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा इंक्रीज होगा और वहाँ पे फीवर काज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेसोडाइलेशन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये आर्टरियोल्स को भी डायलेट करता है, जिससे जो अफेक्टेड एरिया होंगे वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये क्या करेगा, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा उसको बढ़ाने का काम करेगा, जिससे वहाँ पे जो रेडनेस है या हीट है उसकी कंडीशन वहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स की, ठीक है। ल्यूकोट्रिन्स में क्या होता है, चलिए तो हम बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स के बारे में। ल्यूकोट्रिन्स क्या होते हैं, ये जो अराकिडोनिक एसिड रहता है उसके पाथवे से बनने वाले लिपिड्स इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, ठीक है। ये किसके बने रहते हैं, लिपिड्स के बने रहते हैं। इनका मेनली अगर देखा जाए फंक्शन क्या रहता है, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं, मास्ट सेल हैं और जो माइक्रोफेजेज हैं, ये इनको रिलीज करेंगे और ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होंगी, अस्थमा हो गया, इन्फ्लामेशंस हो गया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहला फंक्शन इनका क्या होता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का मतलब हो गया जो ल्यूकोट्रिन्स होंगे ये क्या करेंगे, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब ब्रोंकाई होंगे उनका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, ठीक है। तो अगर किसी के ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर की तरह बिहेव करेगा। वीजिंग या शार्टनेस होता है, तो उसमें भी ब्रीदिंग का जो कारण होता है, ब्रीथलेसनेस का कारण रहता है, तो यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कीमोटैक्सिस की बात करें। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, मेनली जो LTB4 हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, या फिर जो और जो ल्यूकोसाइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, जो इंजरी साइट्स हो गया, इंजरी साइट्स की ओर अट्रैक्ट करते हैं उनको, ल्यूकोसाइट्स को और न्यूट्रोफिल्स को। जब ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स को इंजरी साइट की ओर अट्रैक्ट करेंगे तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस कहते हैं। और इसी के कारण क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फेक्शन साइट होती है वहाँ पे जो इम्यून सेल्स रहती हैं उनका नंबर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फेगोसाइटोसिस होता है वो भी ज़्यादा, जब इनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा इम्यून सेल्स का, तो वहाँ पे जो फेगोसाइटोसिस होता है वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब जो ल्यूकोट्रिन्स होगा ये क्या करता है, जो कैपिलरीज रहेंगी उनकी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी और जो फ्लूइड होंगे वो टिश्यू से निकल आते हैं और वहाँ पे क्या करेंगे, स्वेलिंग काज करेंगे जाके, ठीक है, या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये भी एक प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इम्यून सेल्स होता है इम्यून सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेटर्स की तरह वहाँ पे वर्क करते हैं, जिससे क्या होगा, जो इन्फ्लामेशंस होगा, इन्फ्लामेशंस को इनिशिएट करना, उनको रेगुलेट करना, उनको एम्प्लीफाई करना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो ये होते हैं साइटोकाइंस, इनका मेनली सोर्स क्या होता है, तो जैसे माइक्रोफेजेज हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, एंडोथीलियल सेल्स हो गए और डेंड्राइटिक सेल्स हो गए।
तो ये सारी सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो मेनली इनका फंक्शन, ठीक है। तो ये सारे साइटोकाइंस हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स। आप इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से रहते हैं? TNF अल्फा। TNF का मतलब क्या होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। तो ये भी एक साइटोकाइंस होता है जो कि जो हमारी एंडोथेलियल सेल्स रहती हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। अगर जो फीवर हो गया या जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उनको भी इंक्रीज करता है, ठीक। सेकेंड है IL इंटरल्यूकिन फर्स्ट। तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट क्या करता है? ये भी फीवर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये भी फीवर को प्रोड्यूस करने का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेशन होगा वो इंक्रीज होगा और जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी एक्टिवेट होना। नेक्स्ट है IL-6 इंटरल्यूकिन 6। ये क्या करता है? ये लीवर को एक्यूट फेज प्रोटीन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा? जो वहाँ पे इम्यून रिस्पांस होगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में सबसे पहले एक्टिवेट इम्यून सेल्स। तो जो साइटोकाइंस हो गई, मैक्रोफेजेज हैं, न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ठीक है, और जो इम्यून सेल्स हो गई, ठीक है, इनको ये क्या करेगा? एक्टिवेट करके उन जो डिफरेंट डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी होता है उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, तो जो साइटोकाइंस होते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, उनको रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे उनको ये रिलीज करते हैं। तो जब रिलीज करेंगे, अब जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ज़्यादा उनमें रिलीज होने लगेंगे तो जो ल्यूकोसाइट माइग्रेशन होगा वो भी स्टिमुलेट होगा, ठीक है। और जो टिश्यू रिपेयरिंग प्रोसेस होता है वो भी रेगुलेट होने लगता है, ठीक है। अब अगर फंक्शन इनके रिजल्ट की बात करें तो क्योंकि वहाँ पे ये स्ट्रांग इम्यून रिस्पॉन्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेंगे? जो टिश्यू हीलिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और वहाँ पे जो इन्फेक्शियस काज करते हैं इन्फेक्शियस काज को भी रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन था। तो वहाँ पे अब हम इसके बाद करते होते हैं वैस्कुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो वैस्कुलर इवेंट का मतलब हो गया वहाँ पे जो चेंजेज हो रहे हैं, चेंजेज हो और जो ब्लड वेसल्स वहाँ पे ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स में भी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान वहाँ पे होते हैं। और इनका मेनली पर्पज क्या रहता है? जो ब्लड का फ्लो हो उसको इंक्रीज करना। इसके अलावा जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हो गई उनकी इंजरी साइट्स तक पहुंचना, और इसके अलावा जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना रहता है, ठीक है। और जिससे क्या होगा? वहाँ पे जो टिश्यू हीलिंग प्रोसेस होगा वो इंक्रीज होगा और वहाँ पे वैस्कुलर इवेंट्स कह सकते हैं होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं? ठीक है, वैस्कुलर इवेंट्स कौन कौन से रहते हैं? तो सबसे पहले वेसोडाइलेशन, ठीक है। वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन में जैसे जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी, ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो वेसोडाइलेशन नाम से ही लग रहा है मेनली होता क्या है वैस्कुलर इवेंट्स में? वेसोडाइलेशन में वेसोडाइलेशन में जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या करेंगे? एक्यूट इन्फ्लामेशन की पहली जो वैस्कुलर इवेंट्स है उसमें, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? वहाँ पे जो एक्यूट इन्फ्लामेशन हो गया उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से क्रम में वहाँ पे होता है, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन में मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी वहाँ पे। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, अब जो अब ब्लड वेसल्स जो डायलेट होती हैं मेनली उसमें होता क्या है? जो आर्टरियोल्स हो गए और जो वहाँ पे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं और वो क्या होंगी? डायलेट होंगी, जिससे क्या होगा? जो अफेक्टेड एरिया होगा वो वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है,
ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें मेनली कारण क्या होता है, जितने केमिकल्स हो गए, चाहे हिस्टामिन हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये सारे मीडिएटर्स क्या करेंगे, जो वैस्कुलर की स्मूथ मसल्स होगी उसको रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, उनको जब रिलैक्स कर देंगे तो क्या होगा, जब ब्लड रिलैक्सेशन होगा वहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये केमिकल्स रहते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। अब इनका इफेक्ट क्या रहता है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे रेडनेस इंक्रीज कर जाएगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी मतलब फ्लूइड एंड प्रोटीन्स लीक इनटू टिश्यू। तो वैस्कुलर परमेबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स की वाल हैं वो ज़्यादा परमेबल हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स है या फ्लूइड्स हो, ब्लड से ज़्यादातर निकल के कहाँ पे जाए, टिश्यू में एंटर करे। मेनली ये होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो अगर हिस्टामिन या फिर जो ल्यूकोट्राइन है, ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स हो गया, और इसके अलावा ब्रेडिकाइनिन्स हो गया, ये सभी एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप बना देंगे। ठीक है, अब जो गैप बन जाएगा तो जो अफेक्टेड एरिया होगी वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगे, और वहाँ पे जो टिश्यू होगा वो एडिमा से कह सकते हैं, वहाँ पे एडिमा को डेवलप करेगा। जब एडिमा डेवलप हो जाएगा तब वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं या फिर जो कंप्लेंट प्रोटीन्स होती है वो वहाँ पे इंजरी साइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सुडेशन, प्रोटीन रिच इन्फ्लामेटरी फ्लूइड अकोमुलेट। तो एक्सुडेशन क्या होता है, एक्सुडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो प्रोटीन रिच जो रहते हैं इन्फ्लामेटरी फ्लूइड वो ब्लड वेसल से निकल कर कहाँ होते हैं, टिश्यू में अकोमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कंपोजिशन रहता है, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, इन्फ्लामेटरी वहाँ पे कह सकते हैं सब्सटेंस रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, ल्यूकोसाइट्स हो गए, वाटर हो गया, ये सारी कंपोनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके फंक्शंस की बात करें तो ये कैसे रहेंगे, हार्मफुल रहेंगे। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज होंगी या इम्यून प्रोटीन्स होंगी उनको इंजरी साइट तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा हीलिंग प्रोसेस के लिए भी एक कह सकते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट माइग्रेशन। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन में क्या होता है, मेनली जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स और बाद में फिर मैक्रोफेजेज ब्लड वेसल से वहाँ पे निकलने के बाद ब्लड वेसल से वहाँ पे क्या होगा, जो वहाँ से निकल कर ये क्या करेंगी, जो इंजरी साइट होगी वहाँ तक ये पहुँच जाएंगी। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कौन कौन से इवेंट्स होंगे, सबसे पहले माइग्रेशन होगा। ठीक है, फिर रोलिंग होगी, फिर अडेशन हो गया, डायपोडेसिस हो गया, कीमोटैक्सिस हो गया, ये सारे वहाँ पे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स हैं या जो मैक्रोफेजेज हैं ये क्या करते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस हो गए, कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, पैरासाइट्स हो, ठीक है, ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो डेड सेल्स हो गए उनको इंगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस में जो रहेगा रिक्रिमिनेशन एंड अटैचमेंट, अगर वहाँ पे अटैचमेंट जो फेगोसाइट्स होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उन्हें अटैच कर देता है। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस के बाद
वहाँ पे फेगोसाइटोसिस के बाद न्यूट्रोफिल्स माइक्रोएंगल डिस्ट्रॉय द माइक्रोएंगल डेड सेल्स, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे। फिर इसके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं फेगोसाइटोसिस की, कि सबसे पहले रिकग्निशन होगा, रिकॉग्नाइज करेंगे उसको, एंड अटैचमेंट के लिए बात करेंगे। इसके अलावा इंगल्फमेंट हो गया, इंगल्फमेंट का होता है प्रोसेस। अब रिकग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट, इसमें क्या होगा, जो फेगोसाइटोसिस होगी, फेगोसाइट्स रहेंगी, ये माइक्रोफेजेस को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब उसको जब आइडेंटिफाई कर लेंगी, अगर वो फॉरेन पार्टिकल निकला तो उसको इंगल्फ कर जाएंगे, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले साइट जाएंगे, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है तो सबसे पहले क्या करता है, पर्टिकुलर जहाँ पे अटैचमेंट कर सके, वो अटैच हो सके, उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। इसके बाद इंगल्फमेंट, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको चारों तरफ से कवर करके वहाँ पे फेगोसोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक। इसके बाद जो डाइजेस्टिव वहाँ पे रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा, डाइजेशन और डिस्ट्रक्शन के लिए एंगलमेंट करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पे जो फेगोसोम्स होंगे लाइसोसोम के साथ ये फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, और वहाँ पे जहाँ एंजाइम है या फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होगी उस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए डाइजेशन के बाद में फेगोसाइटोसिस, तो ये 5 स्टेप्स मैंने बताया वैस्कुलर इवेंट्स के रहते हैं। सबसे पहले कौन सा रहता है, वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेशन में ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। इसके बाद इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, जो फ्लूइड होगा, जो प्लाज्मा प्रोटीन होगा, उसकी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी और वहाँ पे फ्लूइड जो होगा वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एक्सुडेशन का प्रोसेस होता है। एक्सुडेशन में क्या होगा, वहाँ पे जो प्रोटीन रिच इन्फ्लामेटरी फ्लूइड मारने होंगे उनको वहाँ पे अकुमुलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद एक्सुडेशन होता है, जो फ्लूइड टिश्यू में अकुमुलेशन हो जाएगा। इसके बाद ल्यूकोसाइट माइग्रेशन होगा, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये माइग्रेट होकर वहाँ पे जहाँ पे इंजरी साइट होती है वहाँ पे पहुँच जाती हैं, ठीक है। फिर क्या क्या होगा, वहाँ पे फेगोसाइटोसिस। इसके बाद क्या होगी, यही न्यूट्रोफिल्स और जो माइक्रोफेजेज रहते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, चाहे बैक्टीरिया हो है, सो उसको एक इंगल्फ करने का काम करते हैं, ठीक है। उसको जब इंगल्फ कर लेंगे और वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अब जब डिस्ट्रॉय कर देंगे उससे क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा वो भी एंड हो जाएगा, इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके अलावा टिश्यू रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो डेड सेल्स होंगी वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, कहीं इंजरी हुई, वेसोडाइलेशन हुआ, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, एक्सुडेशन हुआ, एक्सुडेशन के बाद ल्यूकोसाइट माइग्रेशन हुआ, और ल्यूकोसाइट जब माइग्रेशन हुआ तो वहाँ पे कह सकते हैं जब माइग्रेशन होगा वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगी, फेगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा, वहाँ पे जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था वहाँ पे वैस्कुलर इवेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन के बारे में, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेलुलर इवेंट्स के बारे में, इन्फ्लामेशन के कौन कौन से सेलुलर इवेंट्स रहते हैं जो कि इन्फ्लामेशन से के वहाँ पे जो जैसे ल्यूकोसाइट्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, तो अली तो कह सकते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे आकर के जो इंजरी या इन्फेक्शन होगा उसकी साइड पर पहुँच करके वहाँ पे जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। और जो डेड सेल रहती हैं डेड सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो जो अकूट इन्फ्लामेशन है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में वहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ेगा, और बाद में वहाँ पे बाद में क्या होगा, नंबर बढ़ने के बाद वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट रोल प्लेइंग और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या डेड सेल होंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सेलुलर इवेंट्स के बारे में, कौन कौन से वहाँ पे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है वहाँ पे सेलुलर इवेंट्स होता है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।